अच्छा मेन अब हम आ जाते हैं सीएसएस के ऊपर। वैसे पहले भी सीएसएस के ऊपर थे, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। मैम सपोज़ कि किसी का मेजर होता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है, लाइक कोई भी पाक स्टडी कह दें, पाक स्टडी तो खैर थोड़ा सा लिंक करती है, कोई अदर आ जाता है, तो उनका मेजर कुछ और रहता है, तो उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन में मसला आ जाता है। तो आप उनको आपके लिए तो मसला थोड़ा सा आपने हैंडल कर लिया, तो आप जो आने वाले और स्टूडेंट हैं उनके लिए आप थोड़ा सा क्या नसीहत करेंगी? अच्छा, उसमें ये है कि फॉर इंस्टेंस कोई भी आपका बैकग्राउंड है ना, अगर उस बैकग्राउंड से कोई ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है ना, डू सेलेक्ट है। मैं अपनी एग्जांपल इस तरह दूंगी, मेरा साइकोलॉजी मैंने सेलेक्ट की सिर्फ इसलिए जैसे कि उसके जो 10 चैप्टर में से थे उसमें से 2 सब्जेक्ट ओवरलैप करते थे मेरे, किसी ना किसी जगह पे मैंने पढ़े हुए थे, तो मुझे लगता था कि आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, इसी तरह जो है मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, लेकिन वो ऐसा सब्जेक्ट अगर वो ओवरलैप कर रहे हों और उनको ये ना सिंपल देखें, अगर वो अपने जब वो डिग्री कर रहे थे और उसमें वो अच्छे नहीं थे, देन डोंट सेलेक्ट इट, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसका कौन सा फॉटे है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि जर्नल चल रहे होते हैं, जो कि हर कोई रख रहा होता है, वो रखने का ऐसे फ़ायदा होता है। फॉर इंस्टेंस आपने भी सुना होगा पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि मेजॉरिटी चंक रख रही है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उनके मेंटोर्स, उनके ट्यूटर्स, टीचर्स, उनके पास्ट पेपर्स, उनका रीडिंग मटेरियल, उनमें टिप्स गाइडेंस बहुत अवेलेबल होती हैं। तो इस ऐसा सब्जेक्ट रखने से, फॉर इंस्टेंस हम कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लें बॉटनी या इस तरह का, ये बड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अनलेस एंड अनटिल किसी की उसमें कोई एमफिल या पीएचडी नहीं है, आई डोंट थिंक सो रखना चाहिए। जनरल सब्जेक्ट्स रखने चाहिए जो कि आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आईआर में जो चीज़ें आप याद थेरीज और इंटरनेशनल रिलेशन याद कर रहे हैं वो आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको एसएस में भी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह की सब्जेक्ट सिलेक्शन होनी चाहिए कि ओवरलैपिंग हो, क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए आप इंडिविजुअल मेहनत नहीं कर सकते, उनको 12 को करके स्क्वीज करके कोई 8-10 बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका रीडिंग मटेरियल ना ओवरलैप करे, तो आपके लिए स्टडी मटेरियल कम हो और मेहनत कम करनी पड़े फॉर बेटर आउटकम। अच्छा मैम, अगर सपोज़ के 100% में से 90% अगर उम्मीदवार जो होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, फेल होते हैं, 10% पास होते हैं, 90% लोगों में से मेरे ख्याल है कोई 80% जो लोग ज़्यादा फेल होते हैं वो इंग्लिश ऐसे में से होते हैं, मेरे ख्याल है मेजोरिटी। तो इंग्लिश ऐसे क्यों एक ड्रोना ख्वाब बन गया है जो एक सीएसएस का कैंडिडेट है, और एक ये ड्रोना ख्वाब क्यों है, और दूसरा ये कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? अच्छा, एक तो इंग्लिश ऐसे नहीं ना, वो एक कहते हैं ना हवा सा बनाया हुआ अपने इर्द गिर्द, एक तो वो भी है, एक तो फियर फॉर फेलियर ना। और आप जैसे कह रहे हैं कि 90% या 80% लोग नहीं सक्सेसफुल होते, उसमें से मेरे ख्याल से नॉन सीरियस भी काफ़ी होते हैं कि जो कहते हैं अच्छा चलो ये दे रहे हैं हम भी दे लेते हैं, 1-2 हफ्ते की या 1-2 महीने की तैयारी से हम भी दे देते हैं। सीरियस कैंडिडेट्स कम होते हैं जो फेल होते हैं। सही है। अब इसमें जो सीरियस कैंडिडेट्स है ना, एक तो लक का फैक्टर भी होगा, एक होगा, हो सकता है एक स्टूडेंट हो जो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, बहुत अच्छा लिखा भी हो, बट एट सम पॉइंट उसके आइडियाज़, उसकी ओपिनियन से एग्जामिनर अग्री नहीं किया, तो उसने उसको ऐसे में फेल कर दिया। दूसरा ऐसे में बड़ा क्रूशियल होता है टेक्निक ऑफ ऐसे। टेक्निक ऑफ ऐसे से बिफोर कमिंग इनटू सीएसएस हम भी इंग्लिश के एसेस लिखते थे, हम भी इतनी टेक्निक वो फॉलो नहीं आउटलाइन करते। वगैरह, हाँ, हम भी आउटलाइन नहीं लिखते थे। फॉर इंस्टेंस मैंने भी कभी आउटलाइन नहीं लिखी, मुझे भी एनालिटिक ऐसे डिस्क्रिप्टिव, हाँ, वो वाले और आप कह हमें रहे भी हैं? नहीं पता था कि शुरू में एक लाइन लिखते हैं जिसमें क्रक्स होना चाहिए पूरे ऐसे का कि आपने आगे क्या लिखना है, पैरा इंट्रोडक्टरी पैरा होना चाहिए, फिर वो उसमें 5 से 6 लाइनों पर ऊपर आ जाता है, हाँ उसमें आपने बताना होता है कि आगे मैं क्या। थीसिस स्टेटमेंट, जो थीसिस थीसिस स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट जो कि आपके एक निचोड़ होता है ऐसे का ना, मतलब बिफोर कमिंग सीएसएस मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, तो ये चीज़ें मैंने भी मेरे सीखी। माइंड के मुताबिक वो मेरे के लिए उस टाइम आपको आएंगे सबसे पहले जब आपकी प्रैक्टिस और नॉलेज आपके पास होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो होती है एक तो सबसे पहले चीज़ों का पता होना कि ऐसे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स के साथ उनको समझना है ना। अब थीसिस स्टेटमेंट का आइडिया तो हो गया, अगर मुझे उस आइडिया को डिलीवर नहीं करना आया, उस आइडिया को एक 3 या 4 लाइनों की स्टेटमेंट में लिखना नहीं आया, तो तरीका नहीं आया, और तरीके से ज़्यादा मेरी ग्रामर में मिस्टेक है कि मुझे इंग्लिश के पास्ट और प्रेजेंट चीज़ों का ही नहीं पता। ये वो बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं जो कि एग्जामिनर, अगर तो ग्रामेटिकल एरर उसको मिल गया ना, तो अगर आपने आइडियाज़ अच्छे भी एग्जीक्यूट कर दिए ना, ही वुडंट लेट यू। अच्छा मैम, बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं, ग्रामर वगैरह ये कितना मैटर करती हैं? बहुत ऐसे की हद तक तो बहुत, मेरे ख्याल से अगर कोई बाकी पेपर हो तो इतने उस एंगल से नहीं देखा जाता, क्योंकि ऐसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश
प्योर इंग्लिश, उसमें आपकी ग्रामर, पंक्चुएशन, देन कम्स प्रेजेंटेशन। जो आपने देखा होगा अच्छी लिखाई वैसे आखिरी पेज तक पहुंचते पहुंचते मेरी भी लिखाई पता नहीं इसने कैसी पढ़ी होगी, वो स्पीड बढ़ती जाती है, राइटिंग आपकी थोड़ा सा वो हो जाती खराब है। होती जाती है। तो बिल्कुल। अच्छी लिखाई से ज़्यादा पेपर को खूबसूरत कैसे बनाना है। अब एक ही चीज़ आप बस लिखी जाओ पैराग्राफ की फॉर्म्स में, और आप कहीं ब्रेक्स ना दो, आप कहीं मार्कर से कोई चीज़ हाईलाइट ना करो, आप अपने आर्गुमेंट हाईलाइट नहीं करना होता है, हाँ, कोटेशन भी आती है इसमें। कोटेशन लिखें, अच्छा। आप कोटेशंस लिखें, आप फैक्ट्स लिखें, आप उसमें कोई अगर आपके पास किस्से हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने अपने टाइम पे ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे आया था, वो अटेम्प्ट किया था। सही है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उसका टॉपिक क्या था। सो आई ट्राई टू सपोर्ट माय ऐसे आर्गुमेंट्स विद स्टैट्स, विद एग्जांपल्स, हर चीज़ के साथ। मैम इंग्लिश ऐसा कम से कम कितने पेज पे वर्ड पे होना चाहिए? अच्छा, नॉर्मली एटलीस्ट आपके ना वो जो कहते हैं ना कि 1 2 3 4, अगर मुझसे एक पेज कहा जाए आगे और पीछे, मैं इसको एक पेज के लिए, ठीक है, 6 तो कम से कम 6 तो 12 पेज, लाइक हाँ, आपका 6 से 7,000 वर्ड। नहीं, आप उसको 12 ऐसे कह रहे हो, मेरा मकसद ये है कि 1 2 3 4 5 6 और एक पेज आपका शुरू में वो हो जाएगा जहाँ पे आप लिखते हो सारी आउटलाइन, इतना कम से कम होना चाहिए। मतलब 8-9 हज़ार नॉर्मल होना चाहिए, वर्ड के ऊपर होना चाहिए, कह सकते हैं। होना चाहिए। सही है। और मैम इसमें आप इसको CSS की पूरी जर्नी को समटाइम ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो ये कहते हैं कि देखे भी हैं, सुने भी हैं, कि वो कहते हैं कि हम 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ते हैं, 17 घंटे पढ़ते हैं। बाद में ये जब होता है कि अटैम्प्ट हमसे नहीं होती, और अगर कुछ इस तरह और लोग भी देखें, वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे करंट अफेयर के साथ जुड़े रहते हैं और वो पास हो जाते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा लक को देखती हैं, लक मैटर करता है? इंडीड, लक और आपकी प्रेयर्स और व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू, आई बिलीव कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत मैटर करती हैं। अब ये कहा जाए कि मेरी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है और मैं मेहनत नहीं करूँगा, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल मटेरियलाइज टू। आप कितना टाइम देती थी? शुरू में तो कम था, लेकिन इवेंचुअली जब फॉर इंस्टेंस इम्तिहान आने शुरू हो गया, तो इम्तिहान से बिल्कुल महीना पहले या 1.5 महीना पहले 8-7 घंटे नींद के निकाल के बाकी टाइम में पढ़ती थी। 7 घंटे नींद के निकाल से लाइक 17 घंटे आप पढ़ते थे, 16 से 17 घंटे। इसमें से न्यूज़पेपर का या इसकी टाइमिंग वगैरह हर चीज़ की अलग रखी हुई थी आपने? इस तरह था ना कि फॉर इंस्टेंस आप जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हो, उस टाइम पे ना वो ग्रामर प्रेसी का पेपर हम लोग मैंने वो देख लेने, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उन चीज़ों को देख वोकैबुलरी वगैरह। हाँ, क्योंकि जाहिर बात है ब्रेन कुछ देर के बाद ना काम नहीं करता, छोड़ देता है। आप इतनी देर कॉन्सेंट्रेट, अगर मुझसे कहा जाए कि मैंने 16 घंटे मुसलसल पढ़ा है, ये भी गलत बात होगी। बीच में वक्फा देते हैं। वक्फा देना, आप किचन में चले गए हो, आप कहीं बाहर चले गए हो, कमरे से बाहर चले गए हो, 16 घंटे जब मैं कहती हूँ उसका मकसद है कि पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड थी, मैं कहीं बाहर आउटिंग करने नहीं जाती थी, या कोई अगर इवेंट फैमिली में होते थे तो आई यूज्ड टू एक्सक्यूज ऑल दोस थिंग्स। मेरा टाइम डेडिकेटेड था सोली फॉर स्टडी। उसमें ज़ाहिरी बात है मुसलसल नहीं, आप ब्रेक ले लेते हो, आप कोई मैंने वैसे फ़ोन पे फेसबुक, इंस्टाग्राम हर चीज़ डिलीट कर दी थी, बिकॉज ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे। 1.5 महीना पहले हर सोशल मीडिया ऐप मैंने अनइंस्टॉल कर दी थी, वो मैंने पेपर देने के बाद री इंस्टॉल की थी। सही है। और ये मेरा SOP ना मेडिसिन के टाइम से था, क्योंकि ये बड़ा टाइम डाइवर्ट करते हैं, बट मैंने फ़ोन पे वो गेम्स रखी हुई थी कि जब मेरा दिन माइंड थक जाना, मैंने कहा चलो अब गेम खेल लेते हैं। सही है। नहीं, दूसरा ये बताएं कि आपका टेस्ट वगैरह आपने वो कहाँ पे दिए हैं, कितना अर्सा आपने टेस्ट दिए हैं तैयारी करके? मैंने ना एक होते हैं कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट मैंने ना किप्स एकेडमी में दिए थे टेस्ट। इम्तिहान से मेरा फरवरी में था ना, तो उनका कोई ना दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स में कोई ना फुल पेपर फुल सब्जेक्ट के आए थे, तो हर सब्जेक्ट का ना मैंने एक पेपर दिया हुआ। एक दफ़ा पेपर एंड में आके वो पेपर दिए थे? एंड में आके पहले आप तैयारी करते रही हैं? तैयारी आपने एकेडमी से की? नहीं, वो मैंने खुद की थी। ओरिएंटेशन मैंने ज़रूर एकेडमीज, मैंने आपको बताया था जैसे शुरू में डिफरेंट एकेडमीज गई फॉर ओरिएंटेशन, बट अगर कहा जाए उससे ज़्यादा नहीं। सही है। अच्छा मैम, ये सारा जो आपका सफ़र गुजरा है, तो माशाल्लाह आप सेटिस्फाइड भी होंगी, और अब आ जाते हैं आपके प्रोटोकॉल के ऊपर आ जाते हैं। एक CSP ऑफिसर की प्रोटोकॉल क्या है मैम?
उनकी जो क्या कहते हैं आपकी फैसिलिटेशन वगैरह, ये क्या हो? अच्छा, ये वेरी करती हूँ स्टेशन टू स्टेशन। फॉर इंस्टेंस मैं अभी इससे पहले पोस्टेड थी मुरीद के में, एज ऑफ नाउ मैं राइवल में, मैं मुरीद के में पोस्टेड थी। वहाँ पे एसी के पास घर भी था, उसके पास हाउस स्टाफ भी था। ठीक है, ठीक है। अब एक बेसिक स्टाफ तो हर स्टेशन पे होता है। एक आपके पास ड्राइवर होता है, एक गाड़ी होती है जो आप लोगों ने वीगो देखा हुआ है। अभी रिसेंटली सरकार ने हमें काली वीगो का नाम ला ले। अभी रिसेंटली सरकार ने हमें काली वीगो दी है, थैंक्स फॉर देम, टू देम। तो वो दिए हैं। एक डाला तो एक एसी के साथ है, एक ड्राइवर है और एक गनमैन है। ये हर स्टेशन पे अवेलेबल होता है। उसके बाद स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है। जैसे मेरा पहले स्टेशन कुक भी देते हैं, पहले स्टेशन पे हर चीज़ थी, मैं आपको ये बता रही ना। हाउस भी था, हाउस स्टाफ भी था जिसमें कुक था, आपके पास स्वीपिंग स्टाफ, स्वीपर्स होते हैं, और फुल मतलब हर वेरी करता है ना। उससे पहले मेरा एक और स्टेशन था। इस स्टेशन का घर मेरा शायद जो एसी का घर, मेरा घर नहीं, एसी का घर शायद कनाल का था। उससे पहले मैं शेखुपुरा में थी, वो शायद एकड़ में घर था एक। माशाल्लाह। हाँ, एसी मतलब ये आप कह सकती हैं आम लोग में फुल शशके थे, शशके होते हैं। आप अकेला बंदा लेकिन रह भी ना सकते, इतने बड़े घर में अकेला बंदा के इतना बाहर जा सकता है, तब जंगल बना होता है। मेंटेनेंस के इशू होते हैं। जितना छोटा घर होता है वो उतना अच्छा मेंटेन होता है, जितना बड़ा घर हो उतना मेंटेन नहीं होता है। तो अब मौजूदा लाहौर में बात की जाए तो लाहौर में नो एसी, किसी एसी के पास कोई घर नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है और एक गनमैन है। मैम एसी की पे कितनी होती है? एसी की पे हमारी पे शुरू हुई थी अराउंड 95 to 1 लाख ना। एज ऑफ नाउ इट्स अराउंड 140। अभी 140 है। सही है। ये 140 अपने ऊपर खर्च करती हैं या किसी और पे भी खर्च होते हैं? अच्छा, इस तरह है कि ज़ाहिर बात है, बीइंग अ फीमेल एक थोड़ा सा फर्क है कि आपको घर का खर्चा नहीं चलाना, तो अपने ऊपर खर्च है या अपने स्टाफ पे आप थोड़ा जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो आप कर लेते हो, या अपने बच्चों पे कर लेते हो। सही है। मैम आपकी शादी हो गई है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने समझा हुआ था कि शायद आपकी शादी नहीं हुई। अच्छा, ये शादी कब हुई? मेरी एसटीपी की ट्रेनिंग से पहले। अच्छा, ये ट्रेनिंग से पहले हो गई थी। ये शादी का प्रपोजल तो आपका कोई अरेंज है या लव है? अरेंज नहीं, ये जूस आपको बता तो रही हूँ कि मैं पढ़ने वाली बच्ची थी। अब जब पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका बाकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आती। सही है। तो अरेंज था। ये हमारे जो साहब हैं, आपके हस्बैंड हैं, ये क्या करते हैं? वो भी सर्विस से हैं। वो भी सर्विस में है? वो भी सर्विस में, हाँ जी। तो नहीं, वो आप बैच एक ही है? नहीं, मुझसे सीनियर है। वो सीनियर है में, वो एज अ क्या है? वो एज ऑफ नाउ एज अ ना, वो 18 स्केल में एडीसीआर है। एडीसीआर है। वो इधर लाहौर में है? नहीं, लाहौर में नहीं है। वो लाहौर में नहीं है, वो किसी और शहर में है, किसी और जिले में। सही है। ये एक हमारा नुकसान है सर्विस का ये। अच्छा, सही है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? एक इंशाल्लाह मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। तो मैम ये आप कह रही हैं कि अरेंज है, तो अब तो लव होगी माशाल्लाह, बनती है। वो भी आपकी एक ही फील्ड से हैं और आप भी एक ही फील्ड से हैं, तो फिर टाइम कैसे मैनेज होता है? अच्छा, ये बिल्कुल, ये मैंने आपको जैसे कहा कि अब जब हम इनिशियल टाइम था तो क्योंकि इतनी सर्विस सख्त नहीं थी और करीब होते थे तो मैनेज हो जाता। अब जाहिर बात है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो चलता है। महीने बाद, 2 महीने बाद मुलाकात? नहीं, हर वीक हो जाती है। महीने 2 महीने वाला मजाक नहीं। हर वीक हो जाती है? एवरी वीकेंड। अच्छा, सही है। तो फिर जो आपकी बेटी हैं तो उनके साथ तो बात तो डेली भी कॉल पे होती होगी? बिल्कुल नहीं, वीडियो कॉल वो तो कोई मजाक नहीं, वो तो डेली का एक एसओपी सेट है, वो तो शुरू से है कि डेली की बात होनी है। हाँ, तो वो नहीं। सही। मैम आपकी इतनी सर्विसेज रही हैं तो सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ पे किया आपने? हर जगह पे ना अपना एक्सपीरियंस रहा है और एंजॉयमेंट रही है। सही है। अच्छा मैम, आपका कोई उर्दू अदब से भी कोई लेना देना है? दूर तक नहीं है। कोई गज़ल, कोई शेर वगैरह कोई आता है? मुझे इतनी मुश्किल लगती थी कि जब हम लोगों को पॉइंट स्कोर करने होते थे मैट्रिक और एफएससी में ना, तो मैं 10 से 12 शेर साइड पे ना शीट पे लिख के ना रूट लर्निंग करती थी कि मुझे ये याद रहे कि अपने जो अशार की तशरीह है या मजमून है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। वो थोड़े बहुत याद हैं, उसके अलावा नहीं मुझे, नहीं ऐसी कोई इंक्लिनेशन। चलें, आप ऐसा करें, एक का शेर में मेरी रिक्वेस्ट पे आपने सुनाना है। आपने ना जो हमारे आपके हस्बैंड है, भाई साहब हैं हमारे, उनको आप एक शेर ना डेडिकेट कर दें। अच्छा, वो मैं अभी बोलूँगी भी ना तो वो यकीन नहीं करेंगे कि उनको मेरे मजाज का पता है। सही है, चलें फिर भी सुना दें आप। मैं चले आपने जो मुझे एक सजेस्ट किया है ना, वो एक मज़ाहिया तौर पे मैंने सजेस्ट किया है। सही है, क्योंकि अब मैं अगर बोलूँगी ना, पढ़ूंगी भी ना, तो नो वन विल बिलीव है, हर किसी को मेरे मजाज का पता है। सही है। अच्छा चलें। मेरी आंखों की रौनक, मेरे दिल का करार हो तुम, मेरी ठंडी आइसक्रीम, आम का अचार हो तुम।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त गुजारा, अपनी सर्विस में से आपने टाइम निकाल के आप आई हैं। और आज का जो एक पॉडकास्ट है, तो इंशाल्लाह ये जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं CSS के, तो इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।